अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया, अमेरिका कैसे गुलाम हुआ, कोलंबस ने कैसे अमेरिका की खोज की, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। हमने ये तक जान लिया था कि किस प्रकार से रेड इंडियंस नाम रखे गए आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों को। फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत कैसे वहाँ जाती है और किस प्रकार से अंग्रेज़ों को अपना गुलाम बनाती है और उनके साथ इतना अत्याचार करती है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। फिर उसके बाद चाय का मामला आता है, चायों पर टैक्स लगता है और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और एक और घटना होती है बोस्टन टी पार्टी, जिसमें समुद्र में चाय की पेटियों को फेंका गया था। अगर ये सब कहानी आपने नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, किस पर, MPS हिंदी पर, और वहाँ पे आप जाइए और वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे जब, तो आपको सारी कहानियाँ मिलेंगी और भी ढेर सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे जो हैं आपको मिलेंगे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि अमेरिका में गुलामी से कैसे अपने आप को बचाया, किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे अमेरिका रूस से ज़मीन खरीदा, रूस से बंजर ज़मीन खरीद कर वहाँ से सोना निकालता है और अमेरिका आज वर्तमान समय में इतना अमीर कैसे है, उसकी भी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको ले चलते हैं कोलमा, कैलिफोर्निया और अमेरिका, इन सारी जगहों की सैर कराते हैं कल्पना की दुनिया से। तारीख है 24 जनवरी 1848 की। अमेरिकी नदी के पास जेम्स मार्शल नाम का एक शख्स लकड़ी की मिल बना रहा था। मिल बनाते वक्त उसे पानी के बीच में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, लेकिन वो था पीले कलर का एक धातु जो चमचमाते छोटे छोटे टुकड़ों में उसे दिखाई दिए। उसने क्या किया, अपने मालिक जॉन सटर को दिखाया। फिर उसके बाद जॉन सटर और वो दोनों मिलकर इसकी जानकारी इकट्ठा करने लगे कि चीज़ क्या है, ये कौन सी धातु है। तब जाकर इन्हें पता चला कि भैया ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड, ये सोना है। और ये जैसे ही पता चला, ये खबर हजारों लोगों तक ये आग की तरह फैल जाती है। और क्या था, सोना मिलते की खबर मिलते ही लोग कैलिफोर्निया जाने लगे। इन्हें 49ers कहा गया क्योंकि 1849 में ही इसने जोर पकड़ा। शुरुआत में लोगों ने नदी के आसपास पानी छानकर सोना निकाला, फिर वहां पे खुदाई भी करनी शुरू कर दी। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान एक छोटे से क्षेत्र में हजारों की भीड़ जमा हो गई और कई नए शहर पनपने लगे, बनने लगे। सबसे प्रसिद्ध शहर था सैन फ्रांसिस्को। 1448 में जहां 500 से 1000 लोग रहते थे, वहां 2 से 3 सालों के भीतर 20 से 30 हजार लोग इकट्ठा हो गए। आबादी बढ़ती गई और कॉलोनियां बन गई। इस प्रकार से वहां पे जनजीवन सुचारू रूप से चलने लगा। कुल मिलाजुलाकर एक शहर बन गया। गोल्ड रश ने होटल, कपड़े और खुदाई के उपकरणों के व्यवसायों को जन्म दे दिया। 1855 तक अधिकांश सोना निकाल लिया गया, जो करीब 3.40 लाख किलोग्राम था। कैलिफोर्निया की तरह ही कुछ साल बाद अलास्का में भी सोने की खदानें मिली। बर्फीले और बंजर अलास्का को रूस ने कुछ साल पहले ही अमेरिका को औने पौने दामों में बेचा था। ये गोल्ड रश केवल सोने की खोज और खनन की कहानी नहीं, बल्कि इसने अमेरिका के इतिहास को बदल कर रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बॉस्टन नरसंहार और बॉस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनियों के लोगों में आज़ादी की भावना जाग चुकी थी। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद ब्रिटिश चीज़ों का बायकॉट करने का फैसला किया गया। ब्रिटेन ने इस विरोध को दबाने के लिए आर्मी का सहारा लिया। 18 अप्रैल 1775 की रात ब्रिटिश सैनिकों ने तय किया कि वो क्रांतिकारियों से हथियार जब्त करेंगे। जैसे ही सिपाही चार्ल्सटन पहुंचे, क्रांतिकारी पॉल रेवरे ने अलार्म बजाया। दोनों खेमों में झड़पें हुई तो मिलिशिया के 8 लड़ाके मारे गए। लड़ाकों ने पलटवार किया तो ब्रिटिश सैनिक हथियार और सामान छोड़कर भागने लगे। इसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत मानी गई। 1775 में फिलाडेल्फिया में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें जंग की तैयारी की गई और एक आर्मी बनाई गई, जिसकी कमान जॉर्ज वाशिंगटन को सौंपी गई। 1776 में पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम का एक पर्चा छापा।
इसमें उन्होंने आसान भाषा में आज़ादी की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि आज़ादी न केवल जरूरी है बल्कि स्वाभाविक भी है। इससे लोगों का सपोर्ट और भी बढ़ गया। इसी साल इन कॉलोनियों ने ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर कर दिया। 7 जून 1776 को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें ब्रिटिशर्स ने आज़ादी की बात कही गई। इसके बाद आज़ादी की ऑफिशियल घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसमें थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर शेरमैन और रॉबर्ट लिविंगस्टन जैसे लीडर शामिल हुए। थॉमस जेफरसन ने मसौदे में तर्क दिया कि सभी मनुष्य समान हैं, उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुश रहने का अधिकार है। कहीं ना कहीं जो भारत में मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, जीवन की स्वतंत्रता, समता, समानता, ये सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ें वहाँ पर बोली गई। इस मसौदे को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया गया कि भैया अब हमको आज़ादी चाहिए। समय बीतता गया। 2 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में वोटिंग हुई। 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। आज भी इस दिन को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि 4 जुलाई वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के तौर पर माना जा सकता है। अमेरिका की मदद कर रहा फ्रांस अब खुलकर आगे आ गया था। 6 फरवरी 1778 को अमेरिका और फ्रांस के बीच ट्रीटी ऑफ अलायंस साइन हुई। फ्रांस ने अमेरिका को वारशिप सैनिक और उन्हें ट्रेनिंग दी। 1781 में वर्जीनिया के यॉर्क टाउन में अमेरिकी क्रांति निर्णायक जंग लड़ी गई। यहाँ करीब 14,000 अमेरिकी और फ्रेंच सैनिकों ने ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी आर्मी के साथ घेर लिया। 19 अक्टूबर 1781 को कॉर्नवालिस और ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई लीड करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन अपना आगे का जीवन शांति से बिताना चाहते थे, लेकिन नए देश पर अभी कई प्रकार के संकट दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन फिर से कब्जा कर सकता था या कोई और महाशक्ति अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में ले ले, या बहुत सारी की परेशानियां हुई होंगी। जैसा कि भारत में जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी तो सरदार पटेल ने सभी राज्यों को इकट्ठा किया, राजा रजवाड़ों को इकट्ठा करके भारत का अभिन्न अंग बनाया। उसी तरह की परेशानियां वहाँ भी रही होंगी। ब्रिटेन के साथ शांति समझौता नहीं हुआ था। अमेरिका गहरे कर्ज में डूबा हुआ था। कई अमेरिकी सिपाहियों की पेमेंट और पेंशन का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। सिपाही क्रोध में थे, गुस्से में थे, विद्रोह की तैयारी में थे। ऐसे में स्थिति संभालने के लिए एक मजबूत व्यक्ति खड़ा होना चाहिए था जिसकी बातें पूरे अमेरिका के लोग माने। वो नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। और ऐसी स्थिति को संभालने फिर से जॉर्ज वाशिंगटन को आगे आना पड़ जाता है। 15 मार्च 1783 को उन्होंने न्यूबर्ग में एक मीटिंग बुलाई। उनकी बायोग्राफी वाशिंगटन द इंडिस्पेंसेबल मैन में लेखक जेम्स थॉमस फ्लेक्सनर लिखते हैं कि आमतौर पर चश्मे न लगाने वाले वाशिंगटन ने एक लेटर पढ़ने के लिए अपने जेब से चश्मे निकालते हुए कहा, आप मुझे चश्मा पहनने की इजाज़त दें, क्योंकि अपने देश की सेवा करते करते न केवल मेरे बाल सफ़ेद हो गए बल्कि मैं लगभग अंधा भी हो गया हूँ। वाशिंगटन को सुनकर वहां मौजूद अफसरों और सिपाहियों की आंखें नम हो जाती हैं। सिपाहियों के बीच अपने देश पर भरोसा लौटा और वे पेमेंट के लिए इंतजार करने को तैयार हो गए कि भैया ठीक है, विद्रोह नहीं करेंगे। लगभग 1 साल से जारी बातचीत के बाद अमेरिका और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने शांति समझौते का मसौदा तैयार किया। 3 सितंबर 1783 को पेरिस में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। इसमें ब्रिटेन ने अमेरिका को आज़ाद देश माना और अमेरिका का बॉर्डर तय करने जैसे कई समझौते किए गए। अमेरिका अब पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आज़ादी के साथ ही अमेरिका के साथ क्या समझौते हुए थे, क्या चीज़ें हुई थी, और फिर अमेरिका कैसे सुपर पावर बना। वो चीज़ें आपको आगे मिलेंगी और आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं वहाँ के महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको बताऊंगा, जिससे कि अमेरिका के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाए। और भी महाराष्ट्र, झारखंड में भी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। हरियाणा की कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी अमेरिका पे हम चलते हैं।
अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक गणतांत्रिक देश बनाने की थी, यानी कि गणतंत्र लोकतंत्र बनाने की थी। जंग के दौरान अमेरिका की 13 कॉलोनियां साथ थीं, लेकिन आगे भी इन्हें जोड़े रखना मुश्किल काम था। 1787 में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस ने एक नेशनल कन्वेंशन की घोषणा की। इसमें 13 राज्यों से 55 डेलीगेट शामिल हुए, जिनकी अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। यहीं पर गुप्त तरीके से नए संविधान को बनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन कुछ मुद्दों पर इनके बीच विवाद भी था। जैसे छोटे राज्यों को डर था कि नए सिस्टम में बड़े राज्य हावी होंगे, वहीं बड़े राज्य चाहते थे कि उन्हें अपनी आबादी के बिना पर रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसकी आबादी उसकी भागीदारी जैसी बातें की जा रही थी। ऐसे में डेलीगेट रॉजर सरमन ने प्रस्ताव दिया कि विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां राज्यों की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरा सीनेट, जहां सभी राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस समझौते को कहा गया द ग्रेट कंप्रोमाइज। अगली चुनौती थी कि अमेरिकी स्लेव्स पर लगने वाले टैक्स और उन्हें मिलने वाले अधिकारों की। मैसाचुसेट के अलावा सभी राज्यों में स्लेवरी थी, लेकिन दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा थे। एक तरफ दक्षिणी राज्यों के डेलीगेट स्लेव्स को अपनी प्रॉपर्टी बताते और उन्हें जनसंख्या में गिनना चाहते थे, लेकिन स्लेवरी खत्म करने के खिलाफ थे। ऐसे में यहाँ हुआ एक और कंप्रोमाइज, जिसमें हर स्टेट में जनगणना करते वक्त हर 5 में से 3 स्लेव को ही गिना जाएगा। मतलब आज़ाद लोगों की तुलना में स्लेव्स की गिनती 3/5 हो गई। 5 आज़ाद तो 3, मतलब 5 आज़ाद पर 3 स्लेव्स, मतलब 5 स्लेव्स होंगे और 3 काउंट किया जाएगा। फिर से समझिए, हर स्टेट में जनगणना करते वक्त 5 में से 3 स्लेव को ही गिना जाएगा। मतलब आज़ाद लोगों की तुलना में स्लेव्स की गिनती 3/5 ही होगी। उस समय संविधान बनाने वालों को यह समझौता जायज लगा। उस समय की सिचुएशन थी, उस समय की डिमांड थी, उस समय की मांग थी। लंबी चर्चा के बाद देश के लिए एक ही एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति पर सहमति बन जाती है, जो देश का राष्ट्रपति कहलाएगा। जैसे भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति तो होता है, लेकिन सारी शक्तियां भारत को चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसे कि हमारे देश में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति हैं, लेकिन देश को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर शक्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा पद होता है और सारी शक्तियाँ उनके हाथ में ही होती हैं, जो देश का राष्ट्रपति कहलाता है। सितंबर 1787 में संविधान के ड्राफ्ट पर डेलीगेट्स ने साइन किया। इस संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल थे। धीरे धीरे सभी 13 राज्यों ने संविधान को मंजूरी दे दी। 30 अप्रैल 1789 से अमेरिका की नई सरकार का कार्यभार शुरू हुआ। अमेरिकी क्रांति की मेजबानी करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और यहाँ से एक नए आज़ाद और लोकतांत्रिक अमेरिका का उदय होता है। 19वीं सदी तक अमेरिका में औद्योगिक क्रांति ने देश के हालात बदले। अमेरिका डेवलप तो हुआ, लेकिन क्या हुआ आगे बताते हैं। कई इंडस्ट्रियां शुरू हुई। उससे पहले जब अमेरिका डेवलप होने लगा तो 2 हिस्सों में बढ़ गया। पहला, अमेरिका में कई इंडस्ट्री शुरू हुई और तेजी से विकास हुआ, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में खेती ही कमाई का मुख्य जरिया हुआ करता था, या आज भी है। यहाँ ज़्यादातर कपास और तंबाकू की फसल होती है, खेती की जाती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हो। इसके लिए यहाँ स्लेव्स यानी गुलामों का इस्तेमाल होता था। गुलामों को बहुत ज़्यादा वेतन ना देना पड़े और उनसे गुलामी करवाई जाती थी। उत्तरी राज्यों में लीडर्स स्लेवरी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दक्षिण के राज्य चाहते थे कि हर जगह स्लेवरी लीगल हो जाए, यानी कि मजदूरी इनसे करवाया जाए। इस वजह से दोनों इलाकों के बीच टकराव बढ़ने लगा। 1854 में अमेरिकी कांग्रेस में दक्षिणी राज्यों के लीडर्स ने कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया। इसके तहत स्लेवरी को लीगल किया गया। नॉर्थ अमेरिका में इसके विरोध में एक पॉलिटिकल विंग बना, जिसका नाम रखा गया रिपब्लिकन पार्टी। इस पार्टी का एक ही मकसद था, अमेरिका से पूरी तरह से स्लेवरी खत्म हो। नवंबर 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन लीडर अब्राहम लिंकन जीते और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लिंकन ने चुनाव में वादा किया था कि स्लेवरी को खत्म करेंगे। दक्षिण राज्यों को लगा कि लिंकन स्लेवरी को बैन कर देंगे,
जिससे उनकी इकॉनमी चौपट हो जाएगी। ऐसे में 8 फरवरी 1861 को दक्षिणी अमेरिका के राज्यों ने अमेरिकी यूनियन से अलग देश कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इसी के साथ अमेरिकी यूनियन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि 2 देश बनने की बात आ जाती है। लेकिन लिंकन को ये नागवार था, उनको मंजूर नहीं था। यहीं से अमेरिकन सिविल वार की नींव पड़ जाती है। फिर होता है तांडव। आइए तांडव की कहानी भी सुन लीजिए। 21 जुलाई 1861 को शुरू हुआ सिविल वार, जिसे हम गृह युद्ध कह सकते हैं। पहला युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन, इसमें थॉमस जोनाथन स्टोनवॉल जैक्सन की कमान में कॉन्फेडरेट आर्मी के 35,000 सैनिकों ने यूनियन आर्मी को खदेड़ा। अब ये बात साफ हो गई थी कि ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसे में यूनियन आर्मी ने 5 लाख सैनिकों की भर्ती की। साथ ही जनरल विनफील्ड स्कॉट की जगह जॉर्ज बी मैकलेलन का आर्मी की कमान सौंपी गई। वहीं कॉन्फेडरेट आर्मी ने जनरल रॉबर्ट ई ली की लीडरशिप में खुद को मजबूत किया। अगस्त 1862 के सेकेंड बैटल ऑफ बुल रन में कॉन्फेडरेट आर्मी जीत हासिल की। वहीं सितंबर में हुए मैरीलैंड और शार्पबर्ग की जंग में यूनियन आर्मी जीती। इसके बाद प्रेसिडेंट लिंकन एक एक्ट पास किया। इसके तहत 1 जनवरी 1863 को दक्षिणी अमेरिका के स्लेव को आज़ाद कर दिया। साथ ही यूनियन आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। करीब 1.8 लाख स्लेव ने यूनियन आर्मी ज्वाइन की। सिविल वार में सबसे अहम मोड़ मार्च 1864 में आया। प्रेसिडेंट लिंकन ने यूलिसिस एस ग्रांट को यूनियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर बनाया। इसके बाद यूनियन आर्मी ने दक्षिणी अमेरिका पर पहला कब्जा करना शुरू कर दिया। हमला करके कब्जा जब शुरू हुआ तो 1865 तक अटलांटा, गोल्ड्सबोरो और साउथ कैरोलिना जैसे दक्षिणी अमेरिका के इलाकों पर यूनियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। 9 अप्रैल 1865 की सुबह एपोमेटॉक्स नदी के पास यूनियन आर्मी ने कॉन्फेडरेट आर्मी को घेर लिया। कॉन्फेडरेट ने अपनी हार कबूलते हुए सरेंडर किया। 14 अप्रैल 1865 की शाम दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी मैरी टॉड के साथ अवर अमेरिकन कजिन कॉमेडी शो देखने फोर्ड थिएटर चले गए थे। दोनों प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठकर शो देख रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आ धमका। उसने 0.44 कैलिबर की डेरिंगर पिस्तौल से लिंकन को गोली मार दी। हमलावर ने पिस्तौल वहीं गिरा दी और खंजर से वहां बैठे अधिकारी रैथबोन पर भी हमला कर दिया। अचानक हुआ हमला लोगों को घबराहट में डाल देता है। घायल रैथबोन ने हत्यारे को रेलिंग पर गिरा दिया, लेकिन वो बालकनी से कूदकर भागने में कामयाब हो जाता है। गोली लिंकन के बाएं कान से होकर उनकी दाईं आंख के पीछे जा लगी थी। उनका शरीर अकड़ गया था और वो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्हें 10th स्ट्रीट के पास थिएटर के सामने एक बोर्डिंग हाउस में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकाम रही। 9 घंटे बाद 15 अप्रैल को सुबह 7:22 पर अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। लिंकन पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। लिंकन के हत्यारे की पहचान जॉन विल्केस बूथ के तौर पर हुई। जॉन विल्केस बूथ जो एक अभिनेता था, एक्टर था। साथ ही वो स्लेवरी के बिनाह पर बने कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका का सपोर्टर भी था, जबकि लिंकन स्लेवरी के खिलाफ थे। स्लेवरी के ही मुद्दे पर सिविल वार हो रहा था। 26 अप्रैल 1865 को ऑफिशियल तौर पर सिविल वार खत्म हुई। सिविल वार के बाद अमेरिकी संविधान में 13वां, 14वां और 15वां संशोधन जोड़ा गया। इसके तहत अमेरिका से स्लेवरी को पूरी तरह खत्म किया गया। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नए सिरे से परिभाषा दी गई। परिभाषा में कहा गया कि यूएसए अब कई राज्यों का समूह का न होकर एक अविभाजित देश बनेगा। अब आइए बात करते हैं कि अमेरिका कैसे इतना अमीर बन जाता है। 1776 में ब्रिटिश राज से आज़ाद होने के बाद 13 कॉलोनियों ने एकजुट होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की नींव रखी। इसके बाद कई समझौतों, जंगों और खरीद ने अमेरिका का लगातार विस्तार किया। लुइसियाना परचेज
और अलास्का डील अमेरिका के अमीर होने के सफर में दो अहम कड़ियां थीं। 1700 के दशक की शुरुआत में फ्रांस उत्तरी अमेरिका के एक बड़े इलाके को कंट्रोल करता था जिसे लुइसियाना रीजन माना गया। यह मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी तक और वेस्ट में रॉकी माउंटेन तक फैला हुआ था। 1762 तक फ्रांस जंग और कर्ज में उलझ चुका था, जिसके कारण किंग लुइस 15वें ने लुइसियाना रीजन स्पेन को सौंप दिया। 1800 तक स्पेन ने यहाँ पर राज किया। इसके बाद फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट इस इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। कुछ ही महीनों में यहाँ स्लेव्स ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस का कंट्रोल कमजोर हो गया। दूसरी ओर फ्रेंच आर्मी बीमारी से जूझ रही थी। नेपोलियन ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी बीच अमेरिका तेजी से विस्तार कर रहा था। साथ ही इस इलाका अमेरिका की सप्लाई चेन को डेवलप करने में मदद कर सकता था। अमेरिकी प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन इस इलाके को अमेरिका में शामिल करना चाहते थे। 1803 में जेफरसन ने अपने मंत्री जेम्स मोनरो को फ्रांस भेजा। मोनरो के साथ डिप्लोमेट रॉबर्ट लिविंगस्टन को भी भेजा गया। मोनरो ने नेपोलियन के सामने न्यू ऑरलियंस और उसके आसपास के इलाके के लिए $1 करोड़ की पेशकश की। नेपोलियन को फंड की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने पूरे लुइसियाना रीजन को $1.5 करोड़ में बेचने की बात कही। इससे मोनरो और लिविंगस्टन चौंक जाते हैं जब ये उनको सुनाई दिया कि लुइसियाना रीजन को $1.5 करोड़ में बेचने की बात हो रही है। तो इससे क्या होता है, मोनरो और लिविंगस्टन चौंक जाते हैं। उन्हें इतनी रकम खर्च करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वे इस बात को समझ गए थे कि एक बार आने वाला मौका है। उन्होंने तुरंत नेपोलियन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 30 अप्रैल 1803 को लुइसियाना परचेज डील का मसौदा तैयार किया गया। 20 दिसंबर 1803 को ऑफिशियल तौर पर इस मसौदे पर सिग्नेचर किए गए और अमेरिका को लुइसियाना सौंप दिया गया। उस वक्त अमेरिका को 4 सेंट प्रति एकड़ के हिसाब से लुइसियाना रीजन मिला और अमेरिका का क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। $1 में 100 सेंट होते हैं। ये अमेरिका के लिए एक सस्ता और किफ़ायती सौदा साबित हुआ। हालांकि अमेरिका की स्थिति उस समय सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति, फिर भी उसने ये रिस्क ले लिया। ये इलाका अमेरिका के जमीनी और आर्थिक विस्तार का केंद्र बन जाता है। 1700 के दशक में रूसी एक्सप्लोरर अलास्का पहुंचते हैं। रूस ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। अलास्का में पर्याप्त समुद्री ऊदबिलाव और फर के रिसोर्स मौजूद थे। ऐसे में रूसी फर ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। 1799 में रूसी अमेरिकी कंपनी की स्थापना की गई। इसने रूस को अलास्का के ट्रेडर्स और कॉलोनियों का कंट्रोल दिया। 1800 के दशक में रूस आर्थिक संकट से जूझने लगा। क्रीमिया वार में हारने के बाद अलास्का से रूस का मोह भंग हो गया। रूस को यह डर भी था कि अगर इस इलाके में टेंशन बढ़ी तो कनाडा में मौजूद ब्रिटिश आर्मी से अलास्का में नुकसान हो सकता है। ऐसे में रूस ने अलास्का को बेचने का फैसला किया। 1850 के दशक में पहली बार अमेरिका ने अलास्का खरीद के बारे में सोचा, लेकिन अमेरिका में सिविल वार, गृह युद्ध शुरू हो गई और बात टल गई। इसके बाद 1867 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रूसी मंत्री एडवर्ड डी स्टोकल ने अलास्का खरीद के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम एच सीवार्ड से बात की। सीवार्ड अलास्का की इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे। उनका मानना था कि अलास्का से प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के नए मौके मिल सकते हैं और अमेरिका एक स्ट्रांग पैसिफिक पावर के रूप में उभर सकता है। लंबी बातचीत के बाद सीवार्ड और स्टोकल डील के लिए $72 लाख की रकम पर सहमत हुए, जो एकड़ के हिसाब से लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ था। आलोचकों ने इसे सीवार्ड की गलती माना और नाम दिया सीवार्ड्स फॉले। उनका मानना था कि अलास्का में बर्फीली बंजर जमीन है। 9 अप्रैल 1867 को अमेरिकी सीनेट ने ट्रीटी को मंजूरी दे दी। 18 अक्टूबर 1867 को ऑफिशियली अमेरिका को अलास्का सौंप दिया गया। इस दिन को आज भी अलास्का डे के तौर पर मनाया जाता है। शुरुआत में अलास्का को बेकार समझा गया, लेकिन जब यहाँ बेशकीमती चीज़ों की खोज हुई तो लोगों का ध्यान इसके फायदे की ओर बढ़ा। 1880 और 1890 के दशक में यहाँ सोने की खोज हुई। गोल्ड की खोज होते ही हजारों लोग गोल्ड के लिए यहाँ बस गए। बाद में यहाँ मछली पालन, लकड़ी, तेल और प्राकृतिक गैस का बिजनेस बढ़ने लगा और आगे चलकर अलास्का ने अमेरिका की इकोनॉमिक पावर बनने में मदद की और इस प्रकार से अमेरिका
आर्थिक रूप से संपन्न होने लगा और अमेरिका दुनिया पर धीरे धीरे अपनी पहचान और अपनी ताकत बढ़ाने लगा। बात करेंगे नेक्स्ट कड़ी में कि कैसे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की भूमिका क्या थी, सोवियत यूनियन के साथ जो शीत युद्ध और अमेरिका के सुपर पावर बनने की क्या कहानी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर, जिसकी एक्सप्लेनर हैं श्रेया नाकाड़े, उनके सहयोग से हमने आपको ये कहानी बताई है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो क्या करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर से आपको इसको शेयर करना है, जिससे कि उनको भी ये रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो, क्योंकि ये जानकारियाँ लाना इतना आसान नहीं है। इन जानकारियों को किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है और क्रमबद्ध करने के बाद आप तक पहुंचाई जाती है, और जिससे आपको ये चीज़ें सच्ची और अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। अच्छा, अगर आपको इसके प्रामाणिकता की बात करनी है तो ये कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे वेबसाइट से जो स्रोत इकट्ठा होते हैं, कई सारी इतिहास की किताबों में जो स्रोत हैं उनको एक्सपर्ट द्वारा इसे जब इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे पब्लिश किया जाता है, वहाँ से चीज़ें हम उठाते हैं। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमको सारी चीज़ें पता हों, हम भी कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं और जो हमें अच्छा लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि अमेरिका में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और यूपीएससी की दृष्टि से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका आईएएस की परीक्षा होती है, आईएफएस की परीक्षाएं होती हैं, जो उसी में से सेलेक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप दुनिया के देशों के बारे में नहीं जानेंगे, कैसे आप शासन प्रणाली को चलाएंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल हम जानेंगे कैसे अमेरिका सुपर पावर बना था। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी ये कहानी पहुंचाइए, और डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए एमपीएस हिंदी से जुड़ जाइए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और फ्री का काम तुरंत कर लेना चाहिए। थोड़ा सा उसको सर्च करना चाहिए कि फ्री में जो मिल रहा है सही मिल रहा है या धोखाधड़ी है। तो आप एमपीएस हिंदी को ओपन करिए, चैनल को ओपन करिए, और फिर उसके बाद उसके सारे वीडियोस को चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तब आपको विश्वास होगा कि भले ही आपको यूट्यूब पर चीज़ें फ्री मिल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिल रही हैं, जो अभी यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं प्राप्त होंगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।